वेलकम ऑल। आई एम डॉक्टर पार्थ रॉय। आज के वीडियो में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स करके देखेंगे, जिससे सक्सेसफुली हम एक डेटाबेस बनाएंगे और उसमें एक टेबल क्रिएट करके देखेंगे। तो हम लोग जो है टाइप 4 ड्राइवर यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। तो टाइप 4 ड्राइवर जो है दैट इज़ जावा, प्योर जावा ड्राइवर और थिन ड्राइवर होता है। लास्ट के वीडियो में हम लोग ने यही देखा था कितने प्रकार के ड्राइवर्स हैं, उसमें से टाइप 4 ड्राइवर जो है हम यूज़ करेंगे। ओरेकल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ओरेकल के लिए ये डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा JDBC ड्राइवर। तो हम MySQL का JDBC ड्राइवर को यूज़ करेंगे, टाइप 4 ड्राइवर। उसके लिए हमें ये जो लिंक है इस पे जाके हमको जो है जो जार फाइल है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो MySQL का JDBC जार फाइल जो है इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके हमको डाउनलोड करना है। तो मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। आप जैसे इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, ये बताएगा कि आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको डाउनलोड करना है JDBC ड्राइवर। सो अकॉर्डिंगली आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करें। क्योंकि मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को सिलेक्ट करके फिर मैंने इसको डाउनलोड किया था। तो इसमें से आप टार फाइल या जिप फाइल दोनों में से कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उसमें से जो जार फाइल है वो आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना डाउनलोड वाला पार्ट। आई होप ये आप कर लेना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेटबीन्स में काम करेंगे और हम XAMPP सर्वर का यूज करेंगे। अब XAMPP सर्वर क्यों यूज करना है, क्योंकि XAMPP सर्वर में जो MySQL प्रीबिल्ट है तो इसके कारण इजी हो जाता है इसको ऑपरेट करना, इसको मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम XAMPP सर्वर को डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मैं ये सभी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप गूगल सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो XAMPP सर्वर को पहले डाउनलोड कर लेंगे। तो हम लोग XAMPP सर्वर को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है, इसमें मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके हिसाब से मैंने डाउनलोड करके रखा है और मैंने उसको इंस्टॉल भी किया हुआ है। तो उसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, XAMPP सर्वर के कंट्रोल पैनल को रन करेंगे। तो XAMPP सर्वर के कंट्रोल पैनल को ऑब्जर्व करें, कैसे आपको दिखेगा। इस प्रकार से आप XAMPP सर्वर के कंट्रोल पैनल को रन कर सकते हैं। इस टाइप से आपको दिखने लगेगा। इसमें से अपाचे और MySQL ये दोनों को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले अपाचे को स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे बताएगा पोर्ट नंबर 80443 दिख रहा है, या मतलब ये अपाचे सर्वर जो है वो ऑन हो गया है। उसके बाद आपको MySQL को ऑन करना पड़ेगा। देखिए पोर्ट नंबर 3306 पे ये एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए, इस पर्टिकुलर विंडो पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। अगर एरर आएगा तो इसका मतलब इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ नहीं है, तो उसको आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा या कुछ डिबगिंग करने का प्रोसेस को आप जो है गूगल सर्च करके आपको करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, ये मेरा XAMPP कंट्रोल पैनल अभी चल रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो XAMPP कंट्रोल पैनल है उसमें जो MySQL का एडमिन बटन है इसको क्लिक करेंगे। MySQL के एडमिन बटन को क्लिक करेंगे। ठीक, तो जो एडमिन बटन है इसको हम क्लिक करेंगे। तो जैसे अपन क्लिक करेंगे ये आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी MySQL का जो इंटरफेस है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। अभी वो लोड हो रहा है। ठीक, सो जो MySQL का जो एडमिन पैनल है वो इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको एडमिन पैनल में जो न्यू वाला बटन है, देखिए यहाँ न्यू वाला लिंक है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। तो न्यू लिंक को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे न्यू लिंक है इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो राइट साइड में देखिएगा क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे जो हम पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो डेटाबेस मैनेजमेंट में हम अगर हमने पढ़ा है पहले से
तो उसमें सबसे पहले हमको डेटाबेस बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसमें टेबल्स बना सकते हैं टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। तो अभी अपन ने न्यू करके डेटाबेस क्रिएट किया। डेटाबेस का नाम हमने MyDB रखा है, तो MyDB करके मैं इसका नाम रख देता हूं। MyDB करके अपन ने इसको रख दिया और क्रिएट डेटाबेस को जो है यहाँ पे जो क्रिएट वाला जो बटन है इसको क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में यह MyDB करके बन चुका है। अब जैसे ही डेटाबेस बन चुका है, अब डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चाहें तो मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं या तो हम कोड से करेंगे। तो हमें, क्योंकि हम जावा कोडिंग देख रहे हैं, तो हम जावा कोड के थ्रू डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे। हमें जो डेटाबेस क्रिएशन का जो SQL है, जो क्वेरी है, उसको भी यूज करके हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते थे, लेकिन इनिशियल स्टेप में मैंने इसको मैन्युअली करके दिखाया, बिकॉज हम दोनों चीजें कर सकते हैं, या तो हम जावा कोड के थ्रू भी बना सकते हैं और हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो जावा कोड के थ्रू ही हम करेंगे। तो हमने अभी माई डेटाबेस क्रिएट कर लिया MyDB नाम से। उसके बाद जो जार फाइल है उसको ऑलरेडी डाउनलोडेड है, उसको इंपॉर्टेंट है, उसको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। और हमको एक जो जार फाइल आपका रहेगा, जो एक्सट्रैक्ट करेंगे आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो जार फाइल आपको मिलेगा, वो जार फाइल इस टाइप से दिखेगा। देखिएगा इस टाइप से दिख रहा है। मेरे पास जो जार फाइल है उसका ये डिटेल है। हो सकता है आपके पास जो जार फाइल हो थोड़ा सा अलग ना, इसमें जो वर्जन नंबर है थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन द थिंग इज द सेम। तो आपको यहाँ से डाउनलोड करके फिर जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जार फाइल निकाल के रखना है, और जार फाइल को एक पर्टिकुलर फोल्डर पे सेव करके रखें, जो आपको याद रहे कहाँ पे वो जार फाइल रखा हुआ है। उसके बाद नेटबीन्स आईडी को ओपन करेंगे। नेटबीन्स आईडी ओपन करने के बाद हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है इसको आप क्लिक कर सकते हैं, या तो फाइल मेन्यू पे जाके न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस ऑरेंज बॉक्स को क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जावा एप्लीकेशन बनेगा, जावा एप्लीकेशन होना चाहिए। क्रिएट मेन क्लास को हटा देंगे, अनचेक कर देंगे, तो फिनिश कर देंगे। सो प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होगा अभी। प्रोजेक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिए प्रोजेक्ट विंडो है। अगर ये विंडोज आपको नहीं दिख रहा है तो आप जाके यहाँ पे विंडो में जाके ये प्रोजेक्ट विंडो, आउटपुट विंडो, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि प्रॉपरली विंडोज जो है वो डिफॉल्ट स्टेट में आ जाए, तो ये आप रीसेट विंडोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स विंडो है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे ये प्लस वाला बटन है, इसमें क्लिक कर रहा हूँ, ये ट्री ओपन हो रहा है, सोर्स पैकेजेस, फिर ये लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे लाइब्रेरीज करके एक जो है ऑप्शन दिया हुआ है, लाइब्रेरीज करके एक फोल्डर है। इस पे राइट क्लिक करके आप ऐड जार करेंगे। ऐड जार से वो जार फाइल को आपको यहाँ पे ऐड करना है जो आपने डाउनलोड किया था। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब ये क्रिएट होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने क्लिक कर दिया हूँ इस पे। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक, सो जो अभी तक अपन ने देखा, क्या क्या स्टेप्स अपन ने देखा, इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको XAMPP सर्वर डाउनलोड करना है। XAMPP सर्वर डाउनलोड करने के बाद XAMPP जब इंस्टॉल कर लेंगे, उसको डाउनलोड करके जो भी फाइल आपके पास आएगा उसको इंस्टॉल करेंगे। प्रॉपरली इंस्टॉल करने के बाद इसको भी कोशिश करिएगा जब भी इंस्टॉल होगा तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही इसको इंस्टॉल करिएगा। और XAMPP कंट्रोल पैनल को भी जब रन करें तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ये XAMPP कंट्रोल पैनल जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे XAMPP सर्वर को, तो ये XAMPP कंट्रोल पैनल आपको मिल जाएगा। फिर अपाचे को स्टार्ट करेंगे, MySQL को स्टार्ट कर लेंगे और MySQL के एडमिन को क्लिक करेंगे। एडमिन को क्लिक करने के बाद हमको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस का नाम अपन ने MyDB रखा है। और अभी अपन क्या कर रहे हैं, जो हमारा डाउनलोडेड जार फाइल था उसको हम लोकेट करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड्स वाला फोल्डर है, मैं इसमें लोकेट कर रहा हूँ मेरा जार फाइल। यहाँ पे लिखा है देखिए MySQL कनेक्टर जावा 8.0.29, इसको मैं ओपन कर दूंगा। तो जार फाइल को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे जार फाइल को क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें वही क्लासेस हैं। अब देखिए मैं इसको जो प्लस वाला जो ट्री का जो बटन है इसको मैंने क्लिक किया, ट्री ओपन हो चुका है। यहाँ पे MySQL के अंदर में form.mysql.cj .jdbc ये जो आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर हमारा वो ड्राइवर वाला फाइल है।
इसमें देखिएगा ड्राइवर वाला क्लास फाइल है, ये सभी क्लास फाइल्स हैं, ये सबका एक्सटेंशन क्लास है। ये ड्राइवर वाला क्लास, ये हमको चाहिए रहेगा हमारे कोड के लिए। तो ये हमारा जो ड्राइवर क्लास है वो कहाँ किस में रखा हुआ है, ये इस फोल्डर में रखा है, com.mysql.cj.jdbc के अंदर रखा हुआ है। सो दिस पर्टिकुलर जार फाइल इट इज ओनली कंटेनिंग क्लास फाइल्स। ये पूरा जार फाइल जो है वो क्लास फाइल्स का कलेक्शन है। तो ये जो अभी अपन को जार फाइल मिल गया, अभी जार फाइल को हम यूज करेंगे अपने कोड में। अब हम क्या करेंगे, हमारा जार फाइल तो आ चुका है, ठीक, ये अपना जार फाइल तो आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे, जो डिफॉल्ट पैकेज लिखा है, देखिए यहाँ पे सोर्स पैकेजेस है, सोर्स पैकेजेस में जो डिफॉल्ट पैकेज लिखा है इसमें राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और न्यू जावा क्लास क्रिएट करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास लाइब्रेरी आ चुका है, जार फाइल आ चुका है। अब हम जार फाइल को यूज करने के लिए हमको जावा का कोड लिखना पड़ेगा। तो जावा कोड लिखने के लिए हम जो है क्लास फाइल क्रिएट करेंगे, ये जावा फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो न्यू क्लास नाम से बन रहा है, कोई बात नहीं, फिनिश कर देते हैं इसको। कि अपना कोडिंग विंडो आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको कोड लिखना शुरू करना है, ठीक। तो ये डायग्राम हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी हमको डेटाबेस कनेक्टिविटी करना रहता है तो हमारा जावा कोड जो है, जावा कोड में हमको JDBC ड्राइवर की जरूरत पड़ती है जो अंडरलाइंग डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। ये जो JDBC ड्राइवर अपन ने अभी डाउनलोड किया, जार फाइल जो अपन ने डाउनलोड किया था वो JDBC फाइल है, JDBC ड्राइवर है। उसमें से जो ड्राइवर डॉट क्लास फाइल अपन ने अभी देखा था, मैंने दिखाया था, वो JDBC ड्राइवर है दैट क्रिएट्स ए कनेक्शन बिटवीन जावा कोड एंड द डेटाबेस। हमारा डेटाबेस MySQL है, हमने जावा कोड लिखा। अब ये जो ड्राइवर है उसके अंदर का है, उसका हेल्प लेके हम जो है SQL क्वेरीज को रन करेंगे, ठीक। सो उसके लिए हमको क्या क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखेंगे इसको। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इंपोर्ट करना है java.sql। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java.sql.asterisk। ये सबसे पहला इंपोर्ट स्टेटमेंट अपना हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, you have to load the database driver। उसके लिए क्या करेंगे, class.forName com.mysql.cj.jdbc.driver। तो ये अपन ने यहाँ से निकाला, देखिए com.mysql.cj कहाँ से मिला, ये देखिए यहाँ पे, इधर देखिए यहाँ पे अपन ने तो इसको ओपन किया था com.mysql.cj.jdbc, ये जो यहाँ से आ रहा है, ये जो अपन ने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ com.mysql.cj.jdbc। तो हम ये पूरा जो कोड है उसको हम लोग को ट्राई कैच ब्लॉक में हम लिखेंगे। तो पहले मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्रिएट कर लेता हूँ। पूरे कोड को ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है हम उसको तुरंत समझ पाए। system.out.println कर देते हैं, एरर जो आया है उसको दिखा देंगे यहाँ पे। इसके अंदर में हमको क्या करना है, सबसे पहले ड्राइवर लोड करेंगे। ड्राइवर लोड करने के लिए class.forName, इसमें क्लास जो है कैपिटल C है, याद रखिएगा। तो class.forName यूज करेंगे टू लोड द ड्राइवर। तो लोडिंग JDBC ड्राइव, ये मेमोरी में लोड होगा, JVM जो है इसको एक्टिव कर देगा। तो लिखेंगे हम class.forName डबल कोट्स में, ये पूरा पाथ हमको लिखना है com.mysql.cj.jdbc.drive। तो ड्राइवर इज अ क्लास नेम, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो क्लास नेम है देखिए यहाँ पे ड्राइवर नाम से वो क्लास है, ड्राइवर नाम से क्लास है, इसको हमको लोड करना पड़ेगा मेमोरी में। तो class.forName यूज करके हम ड्राइवर को मेमोरी में लोड कर देंगे। नाउ JVM इज रेडी विद द ड्राइवर। अब हमारा ड्राइवर लोड हो चुका है, मतलब ये जो पोर्शन है ये हमारा रेडी है। ये जो पोर्शन है ग्रीन डॉटेड लाइन से जो बना हुआ है, ये पोर्शन हमारा रेडी हो चुका है। हमको नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन डेटाबेस थ्रू द डेटाबेस। डेटाबेस हमारा MySQL में है। अच्छा, जब हम MySQL को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आप जो है यूजर नेम पासवर्ड मांगता है कि आपको कौन सा यूजर नेम पासवर्ड उसको रखना है। तो मैं उसको डिफॉल्ट रखा था। डिफॉल्ट में यूजर नेम होता है रूट और पासवर्ड एम्प्टी होता है। आप अपने हिसाब से यूजर नेम पासवर्ड रख सकते हैं, तो लेकिन उसको याद रखना पड़ेगा आपको यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। तो क्योंकि मैंने डिफॉल्ट में रखा था, तो डिफॉल्ट सेटिंग्स में रूट इज द एडमिन पासवर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होता है रूट को, और पासवर्ड इज नल, ठीक। तो ये हम जो है सेटिंग करके रखेंगे जब इंस्टॉल हो रहा है। XAMPP सर्वर जब आप इंस्टॉल करेंगे तभी वो डिटेल्स आपसे पूछ लेगा।
अभी हम क्या करेंगे, हमारा अभी कनेक्शन, हमारा ड्राइवर बन चुका है, अभी हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। ये जो एरो मार्क दिख रहा है आपको ब्लैक डॉटेड लाइन से, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है बिटवीन द जावा कोड एंड अवर अंडरलाइंग डेटाबेस। ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। ये कनेक्शन क्या करता है, वो ट्रांसलेशन का काम यही करेगा। हमारा जो जावा कोड है उसको डेटाबेस को समझाएगा। डेटाबेस अगर कुछ आपको रिटर्न बैक कर रहा है तो हमारे जावा कोड मतलब जावा फाइल तक वो लेके आएगा, हमारे जावा कोड तक वो लेके आएगा और हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल कराएगा। तो अब हम एस्टैब्लिश करेंगे कनेक्शन। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, java.sql पैकेज को ही बिलोंग करता है। ये सभी जितने भी हम चीजें लिख रहे हैं सब java.sql पैकेज को बिलोंग करते हैं। तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन यूज करेंगे। डबल कोट्स में ये यूआरएल लिखते हैं हम लोग, दिस इज द यूआरएल ऑफ द डेटाबेस। अब डेटाबेस का यूआरएल कैसे लिखना है, ये फिक्स्ड है। अगर हम MySQL के लिए कर रहे हैं तो JDBC:MySQL, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट कोलन, यहाँ तक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। JDBC:MySQL //लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हम तब लिखेंगे जब रिमोट मशीन में हमारा डेटाबेस नहीं है, लोकल मशीन में अगर डेटाबेस है। क्योंकि मैंने अपने मशीन के अंदर ही इसी जो अभी रनिंग मशीन जो आपको दिख रहा है इसी में ही मैंने डेटाबेस को इंस्टॉल करके रखा था, तो मैं लोकल होस्ट लिखूंगा और कोलन लगा के 3306 लिखूंगा। रिमेंबर जो XAMPP कंट्रोल पैनल है आप ऑब्जर्व किए होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा MySQL है वो पोर्ट नंबर 3306 पे रन कर रहा है, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे 3306 लिख रहे हैं। ठीक, दिस है पोर्ट नंबर। तो लोकल होस्ट में जो पोर्ट नंबर है 3306 वहां पे हमारा MySQL रन हो रहा है और डेटाबेस का नाम हमने जो रखा था MyDB, दैट इज अ डेटाबेस नेम। तो ये हमको लिखना पड़ेगा। तो JDBC:MySQL: इस टाइप से ड्राइवर मैनेजर से हम लोग यूज करके कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो विल एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन। वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ डेटाबेस कनेक्शन। सो ये अपना स्टेप नंबर 1 था, दिस इज अवर स्टेप नंबर 2। सॉरी, स्टेप नंबर 1 तो ये था, दिस वाज अवर स्टेप नंबर 1, दिस इज अवर स्टेप नंबर 2, दिस इज अवर स्टेप नंबर 3। विल एस्टैब्लिश अ डेटाबेस कनेक्शन। तो हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कनेक्शन CON = ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। सो दिस विल हेल्प अस टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, JDBC:MySQL: // यहाँ पे इसको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ एक ही विंडो में आ जाए। MySQL: //localhost: 3306 द पोर्ट नंबर / MyDB इज द डेटाबेस नेम। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड मुझे देना है। तो यूजर नेम विल बी रूट एंड द पासवर्ड विल बी एम्प्टी नल स्ट्रिंग सेमीकोलन। ठीक, अब ये ट्राई कैच ब्लॉक का फायदा क्या है कि अगर ट्राई कैच ब्लॉक से अपन बाहर आ गए हैं इसका मतलब हमारा सब चीज ओके है, कोई एरर नहीं आया। अगर एरर आ जाएगा तो हम जो है यहाँ पे एरर हमको दिखने लगेगा। सॉरी, इसको एक काम करते हैं, कैच ब्लॉक के पहले लिख देते हैं। तो अगर ओके तक आ चुके हैं इसका मतलब हमारा सब कुछ सही चल रहा है। अगर ओके स्किप हो गया इसका मतलब इसके पहले ही कहीं ना कहीं एरर आ गया है, हम सीधे जो है कैच ब्लॉक में आ जाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे अपन ने अभी तक जो भी अपन ने किया अगर सही है तो एरर नहीं आना चाहिए, हमको ओके तक हम आसानी से पहुंचना चाहिए हमको। ठीक है, तो लेट अस रन द कोड। आउटपुट स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ so that if there is an error we can observe the error. So अभी आउटपुट स्क्रीन को ऑब्जर्व कर देखिए, ओके तक आ चुके हैं। इसका मतलब हमारा जो अभी तक का जो कोड था वो बिल्कुल करेक्टली रन हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक तरीका है चेक करने के लिए कि हम सही कोड लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। तो डेटाबेस ड्राइवर लोड हो चुका है, डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमको करना है कि क्वेरीज को हमको फायर करना है। तो जब SQL क्वेरी हमको फायर करना है तो हमको SQL जो है क्वेरी को स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फायर कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, ये कम्युनिकेशन करने का हेल्प करेगा कि जावा कोड के से जनरेट करके, जावा कोड से ओरिजिनेट होके डेटाबेस तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। कौन सा, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट।
So statement object will actually communicate from our Java code to the database table. तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी को लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हम जब यूज करते हैं तो इसको हमको ध्यान रखना पड़ता है कि स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का हेल्प लेके हम क्रिएट करेंगे। जैसे CON करके हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया था, डॉट क्रिएट स्टेटमेंट मेथड का यूज करके हम जो है क्रिएट है कनेक्शन स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक, सो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्टेप नंबर 4, क्रिएटिंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अभी, तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट HTMT नाम से बना लेता हूं। CON जो अपन ने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया था, डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सो क्रिएट स्टेटमेंट मेथड विल क्रिएट अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। अब ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट जो अपन ने बनाया था HTMT, इसको यूज करके हम क्वेरीज को फायर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट अ क्वेरी। जो क्वेरी हमको फायर करना है, तो विल क्रिएट एन एसक्यूएल क्वेरी। जो एसक्यूएल क्वेरी क्रिएट होगा, उसके लिए हमको एसक्यूएल क्वेरी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग। तो एसक्यूएल क्वेरी हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि हमको टेबल बनाना है। तो जो हमारा एसक्यूएल क्वेरी क्या रहेगा, क्रिएट टेबल। तो एसक्यूएल क्वेरीज क्या क्या हैं आप गूगल करके देख सकते हैं। इंसर्ट, अपडेट, क्रिएट, ड्रॉप, डिलीट, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज हैं। तो सिलेक्ट क्वेरी भी है। तो हम करेंगे टेबल क्रिएशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल क्वेरी का यूज करना है। सो क्रिएट टेबल इज एसक्यूएल क्वेरी। उसमें क्या लिखना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या लिख रहे हैं हम लोग, T1। उसके बाद फिर हम बोल रहे हैं कि इसमें 2 कॉलम्स होने चाहिए। एक कॉलम है यूनेम हमारा एक कॉलम नेम है, और उसका डेटा टाइप है varchar, और 50 इनिशियली 50 कैरेक्टर्स के लिए ये जगह बनाएगा। तो varchar देने से क्या फायदा होता है कि अगर उसमें 50 से ज्यादा भी अगर उसमें डेटा आ जाए तो वो एडजस्ट कर लेता है, इसलिए varchar बोलते हैं इसको। और ये कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। कैरेक्टर डेटा जो है हमेशा सिंगल कोट्स में रहता है एसक्यूएल में, तो उसको स्टोर करने का काम करेगा। तो अंडर द नेम ऑफ यूनेम कॉलम नेम। दूसरा कॉलम हम बना रहे हैं PSWD। तो हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर करने के लिए हम एज्यूम करके चल रहे हैं, बना रहे हैं हम। तो PSWD हमारा पासवर्ड सेकंड कॉलम हो जाएगा ये। उसका भी डेटा टाइप varchar है। इनिशियल जो है 50 कैरेक्टर्स के लिए है, और ये जो है वेरिएबल है, मतलब चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रन टाइम में जो है डेटाबेस उसको एडजस्ट कर लेगा। varchar रखने का ये फायदा होता है, इससे मेमोरी भी सेव होता है। तो हम लोग जो है क्रिएट टेबल जो क्वेरी है, इसको हम लोग फायर करेंगे। इसको हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं एज ए स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो विल क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट हमारा 5th स्टेप हो गया, क्रिएटिंग एन एसक्यूएल क्वेरी। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एसक्यूएल करके, इक्वल टू क्रिएट टेबल का नाम T1। ब्रैकेट के अंदर हमको डेटाबेस कॉलम नेम देना पड़ेगा, जैसे यूनेम। उसके बाद फिर उसका डेटा टाइप varchar 50 कैरेक्टर्स के लिए इनिशियली। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। दूसरा है पासवर्ड, PSWD इज अ कॉलम नेम। उसका डेटा टाइप है varchar, उसको भी हम 50 कैरेक्टर्स के लिए बना लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। तो हमारा बन गया एसक्यूएल क्वेरी। अब अगर इसका एसक्यूएल क्वेरी में कोई दिक्कत होगा तो वो एक्सेप्शन में बता देगा हमको, फिर हम उसको ठीक कर लेंगे। क्योंकि हमारा 5th स्टेप, क्रिएटिंग द एसक्यूएल क्वेरी। नेक्स्ट क्या करना है, हमको एसक्यूएल क्वेरी को फायर करना है, मतलब एग्जीक्यूट करवाना है। मतलब स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस तक उसको लेके जाए। हमारे जावा कोड को अपन अपने एसक्यूएल क्वेरी तो बना दिया, अब इस एसक्यूएल क्वेरी को समझाना पड़ेगा डेटाबेस को। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट जो है लेके जाएगा वो इन्फॉर्मेशन टू द डेटाबेस थ्रू द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और ये डेटाबेस को समझाएगा कि कौन सा क्वेरी फायर हो रहा है, कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। तो हम जो एग्जीक्यूट क्वेरी का हम लोग यूज करने वाले हैं, तो एग्जीक्यूट द क्वेरी। अब इसमें 2 मेथड्स हैं। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट जो क्लास है उसमें दो मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम एसक्यूएल क्वेरी फायर करेंगे। एक होता है एग्जीक्यूट मेथड और एक होता है एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। तो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड हम कहाँ यूज करेंगे, जहां पे हमको कोई रिजल्ट सेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे सिलेक्ट क्वेरी। अगर सिलेक्ट क्वेरी हम यूज करेंगे
दैट इज DQL जिसको बोलते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। DQL टाइप का अगर क्वेरी है तो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड यूज करेंगे, जिसमें कि हमको रिजल्ट सेट वापस मिलेगा। जैसे मतलब यहाँ से डेटाबेस जो है हमको कुछ रिजल्ट वापस देगा, तो हमको वो रिजल्ट वापस जो आएगा वो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होकर हमको मिलेगा। उसके लिए हम एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज करेंगे। तो एग्जीक्यूट क्वेरी कब यूज होता है? जब हम सिलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं। सिलेक्ट के अलावा जो भी हम क्वेरी यूज करेंगे वो एग्जीक्यूट मेथड यूज करके एग्जीक्यूट करवाएंगे, जिसमें कि हमको कोई रिजल्ट सेट नहीं मिलता है। ठीक, तो एग्जीक्यूट मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि क्रिएट टेबल में रिजल्ट सेट हमको नहीं मिलता है, इसीलिए हम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो stmt.execute मेथड का यूज करेंगे। तो हम 6th स्टेप हमारा क्या है? एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, है ना, एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी इन द डेटाबेस। सो हम stmt ऑब्जेक्ट, हमने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाया था, एग्जीक्यूट क्वेरी एग्जीक्यूट मेथड का यूज करेंगे। एग्जीक्यूट मेथड के अंदर जो SQL हमने लिखा था, जो स्ट्रिंग था, उसको पास कर देंगे। अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूट हो गया तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे system.out.println ओके अगर आ गया, इसका मतलब एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो चुका है। अब ऑब्जर्व करेंगे, अगर एग्जीक्यूशन प्रॉपर हुआ है तो यहाँ पे टेबल बन जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई टेबल नहीं है। मैं MyDB को क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें कोई टेबल नहीं दिखा रहा। ठीक है, सो इसमें टेबल बन जा, मतलब टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए। कौन सा टेबल क्रिएट होना चाहिए? T1 टेबल जो है वो क्रिएट हो जाना चाहिए। तो लेट अस सी होता है कि नहीं। ओके आना चाहिए आउटपुट में। पहले मैं आउटपुट को क्लीन कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। सो आई एग्जीक्यूट दिस कोड। आउटपुट में 2 बार ओके आ गया यहाँ पे। अच्छा, एक और ओके यहाँ पे ऑलरेडी था, इसको हटा देते हैं। ठीक, सो ओके तक हम पहुंच गए। इसका मतलब टेबल T1 क्रिएट हो जाना चाहिए विद यूनेम एज द कॉलम 1 एंड PSWD एज कॉलम 2। तो लेट अस सी हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे मैं MyDB पे डबल क्लिक किया मैंने। देखिए क्लिक करते ही देखिए अभी ये दिखना लग गया। देखिए T1 आ गया है। ऑल्दो हमने कैपिटल T1 नाम से बनाया था, स्मॉल T1 नाम से बना रहा है, डज नॉट मैटर, कैपिटल स्मॉल सब वो सेम ट्रीटमेंट करेगा यहाँ पे। तो T1 इज द टेबल नेम जो अभी अपन ने क्रिएट किया। अब इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए यूजर नेम, यूनेम और पासवर्ड PSWD, ये 2 नाम से कॉलम्स बने हुए हैं इसमें। ठीक, आप टेबल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो अपना टेबल है, इसमें यूनेम और PSWD ये 2 बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। varchar 50 है जो अपन ने अभी सेट किया था डेटाबेस, उसमें डेटा टाइप्स। तो यूनेम का डेटा टाइप varchar 50, PSWD का डेटा टाइप varchar 50 है। ठीक है, दो कॉलम्स हैं और ये टेबल ऐसे दिखेगा। देखिए अब ये टेबल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है इज द टेबल। अभी इसमें डेटा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो दिस वाज द प्रैक्टिकल प्रोसेस दैट वी हैव टू फॉलो जब हमको डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप जो है बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेरीज हो तो जरूर आप कमेंट्स में लिखिए। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। Thank you so much.